तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि इंस्टैंटेनियस रेट और इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ये है तुम्हारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। जब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आएगा हम डेल सिंबल, जो ट्रायंगल सिंबल यूज करेंगे। लेकिन इंस्टैंटेनियस रेट में आप क्या करोगे, डी यूज करेंगे। डी मींस योर डेरिवेटिव, ओके, स्मॉल चेंज। तो इंस्टैंटेनियस में क्या लिखेंगे, 1/a डी ए कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय dt। dt का मतलब क्या है, स्मॉल चेंज। dt का मतलब क्या है, स्मॉल चेंज। दैट मींस बहुत कम टाइम में जो चेंज हो रहा है। और डी ए कंसंट्रेशन मींस बहुत स्मॉल टाइम में जो तुम्हारा चेंज इन कंसंट्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पे डी कब लिखेंगे, जब इंस्टैंटेनियस रेट लिखेंगे। और मैक्सिमम इस चैप्टर में, पूरा होल चैप्टर में हम डी सिंबल ही यूज करेंगे, डेरिवेटिव यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी का वैसे ही क्या हो जाएगा, -1/b डी कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाई dt इक्वल टू, ये प्रोडक्ट साइड में नेगेटिव नहीं रहेगा, तो 1/c डी कंसंट्रेशन ऑफ dc डिवाइड बाई dt इक्वल टू, डी के टर्म में 1/d और कोफिशिएंट डिवाइड कर दिया, डी कंसंट्रेशन ऑफ d डिवाइड बाई dt। अरे समझ में आया ना नहीं आया, इंस्टेंटेनियस रेट कैसे लिखेंगे, अरे हो पाएगा ना, नहीं हो पाएगा? यस सर, सर बस डेल के जगह पुट करेंगे, खाली डेल के, डेरिवेटिव निकाल देंगे। डेल मतलब लंबा सा चेंज, बड़ा सा चेंज, ठीक है ना। डी मतलब स्मॉल चेंज। तुम इंस्टेंटेनियस बोल रहे हो ना, इंस्टेंटेनियस में टाइम सीम्स टू जीरो, टाइम अप्रोचेस टू जीरो, दैट मींस बहुत स्मॉल चेंज के लिए स्मॉल चेंज, ठीक है ना, स्मॉल चेंज। और इंस्टेंटेनियस रेट पूछा जा रहा है तो खाली डेल के प्लेस में डी यूज कर देंगे तो हमारा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये इस टाइप का हम लिखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास रिएक्शन है N2 + 3H2 gives 2NH3, इसका इंस्टैंटेनियस रेट क्या होगा बोलो, इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन -d concentration of N2 by dt, वही -d N2 कंसंट्रेशन बाय dt, क्योंकि हम इंस्टेंटेनियस लिख रहे हैं ना, और Yes, डेल सिंबल यूज नहीं करेंगे, डी करेंगे, स्मॉल चेंज इक्वल टू। वैसे ही तुम्हारा -H2 क्या है, रिएक्टेंट है, और 3 क्या है, कोफिशिएंट है, तो -1/3 हो जाएगा DH2 कंसंट्रेशन डिवाइड बाय dt इक्वल टू, प्रोडक्ट साइड में तुम्हारा क्या है, NH3 है तो नेगेटिव साइन नहीं रहेगा, और कोफिशिएंट को डिवाइड कर देंगे, और DNH3 कंसंट्रेशन डिवाइड बाय dt। तो ये आपका हो जाएगा क्या, इस टाइप का इंस्टेंटेनियस रेट हम लिख सकते हैं। अरे हो पाएगा ना, नहीं हो पाएगा? यस सर होगा। ओके। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है, अरे कोई बता सकता है रेट लॉ एक्सप्रेशन, कौन बताएगा? रेट लॉ r इक्वल टू के into a to the power x और b to the power y। ये क्या था, अरे डेफिनेशन बोलोगे, स्टेटमेंट बोलोगे अच्छे से। Sir, rate law is the which rate of reaction is expressed in the terms of concentration of reactant, and each term, each reactant yes, term raised to some power which may or may not be equal to its coefficient, and which may or may not be equal to coefficient। तो कब कोफिशिएंट के साथ इक्वल होगा, कोई बताएगा कब कोफिशिएंट के साथ इक्वल होगा? एलिमेंटरी और सिंगल स्टेप रिएक्शन। एलिमेंटरी, अगर एलिमेंटरी रिएक्शन के लिए होगा, सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए होगा, और एक बोला था, और किसके लिए, स्लोएस्ट स्टेप, ठीक है ना, स्लो स्टेप। और जो स्लो स्टेप होता है वही होता है तुम्हारा रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो अगर हमारे पास एलिमेंटरी रिएक्शन है, दैट मींस एलिमेंटरी का मतलब ही है सिंगल स्टेप रिएक्शन। दैट मींस अगर एक रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रहा है उसको बोलते हैं एलिमेंटरी रिएक्शन। तो एलिमेंटरी रिएक्शन अगर आपको दिया जा रहा है तो आप आराम से बोल सकते हैं कि हम रेट कैसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है AA + BB गिव्स CC + DD। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ योर रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा? रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, नहीं, डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, नहीं, हम ये लिख सकते हैं कि k × a⁴x × b⁴y, ठीक है ना। हम ए भी नहीं लिखेंगे, हम और कुछ ले जाएंगे, एक्स वाई ले जाएंगे। जो -1/a डी कंसंट्रेशन ऑफ a by dt है वो रेट ऑफ रिएक्शन है, नो डाउट। लेकिन ये तुम्हारा रेट लॉ एक्सप्रेशन है, ये है
रेट लॉ एक्सप्रेशन। अगर पूछा जा रहा है कि अगर मैं पूछ रहा हूँ कि रेट लॉ एक्सप्रेशन बताओ तो माइनस डी बाई डी टी और नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो डायरेक्ट लिखेंगे के इंटू ए टू द पावर एक्स इंटू बी टू द पावर वाई। तो यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन ले रहा हूं एन ए गिव्स बी, यहाँ पे तुम्हारा है एन ए गिव्स बी, और इसको तो आपको दिया जा रहा है कि ये तुम्हारा एलिमेंटरी रिएक्शन है, ये तुम्हारा एलिमेंटरी रिएक्शन है। तो एलिमेंटरी रिएक्शन के लिए यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, K into concentration of A to the power n. K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर n हो जाएगा, क्योंकि एलिमेंटरी रिएक्शन दिया है मतलब तुम कोफिशिएंट को पावर में रख दोगे। यहाँ पे एलिमेंटरी रिएक्शन मेंशन नहीं है, इसलिए हम A और B को यूज नहीं कर रहे हैं, कुछ और टर्म यूज कर रहे हैं, एक्स वाई टर्म यूज कर रहे हैं। तो एलिमेंटरी रिएक्शन जब भी आपको पूछा जाएगा तो आप रेट ऑफ रिएक्शन इस टाइप का लिख सकते हो। तो मैं इसको देखो, A क्या है तुम्हारा रिएक्टेंट है, अगर यहाँ पे बहुत सारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म होता तुम उसको भी क्या करते मल्टीप्लाई करके लिख देते। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के इंटू concentration of reactant टू द पावर n। कोई दिक्कत है, अरे कोई दिक्कत है, इसमें लिख सकते हैं ना इस टाइप का। तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, Yes, sir. के इंटू ए कॉन्सेंट्रेशन ना, ए क्या है रिएक्टेंट है ना, तो ए का कॉन्सेंट्रेशन लिख रहे हो, मैं डायरेक्ट लिख लिया कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर n। तो तुम्हारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, स्टार्टिंग में आपको बोला था रेट ऑफ रिएक्शन किसको बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब दिमाग में क्या रखेंगे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, अरे यही रखेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम क्या करेंगे, तुम्हारा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई चेंज इन टाइम रखेंगे, क्योंकि हम पहले से पढ़े थे जो तुम डी कॉन्सेंट्रेशन डी ए बाई डी टी माइनस डी बाई डी टी जो लिखते हो उसका मतलब क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाई चेंज इन टाइम लिख रहे हो तुम। दैट मींस रेट का पूरा बेसिक मतलब है कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाई चेंज इन टाइम। तो इसको मैं अगर लिख रहा हूं के इंटू concentration of reactant टू द पावर n, तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन को मैंने लिख दिया चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। देखो चेंज इन कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होगा, ऊपर का यूनिट क्या होगा, न्यूमरेटर का यूनिट तुम जान रहे हो कि ये चेंज इन कंसंट्रेशन है, दैट मींस कंसंट्रेशन का यूनिट रहेगा। तो ऊपर में क्या रहेगा कंसंट्रेशन, नीचे क्या रहेगा टाइम, इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये भी तुम्हारा यूनिट क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ही होगा, दैट मींस concentration टू द पावर n। अरे होगा ना, नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर k को लिख रहे हो तो k को अगर एक साइड में कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना, ये आके इस साइड डिवाइड हो जाएगा, अरे ये आके इस साइड डिवाइड हो जाएगा। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, concentration डिवाइड बाई टाइम इनटू concentration टू द पावर n, ठीक है ना। तो इसको अगर तुम concentration टू द पावर n को ऊपर ले जाओगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, concentration टू द पावर, ये 1 पावर था, ये माइनस n हो जाएगा, दैट मींस concentration टू द पावर 1 माइनस n इनटू टाइम। तो ये तुम्हारा हो जाएगा यूनिट ऑफ k, ये k का क्या है यूनिट है। तो यूनिट ऑफ k बहुत बार क्वेश्चन आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, और एक बार बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट हम कैसे निकालेंगे, अगर एग्जाम में याद भी नहीं आ रहा है ना तो डायरेक्ट मतलब इस टाइप का करके निकाल दो, क्योंकि कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन से मालूम है कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर n। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन को मैं लिख सकता हूँ क्या, कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम, हमारा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। तो ऊपर का न्यूमरेटर में यूनिट क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट, नीचे का क्या होगा टाइम का यूनिट, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में मैं कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर n रख रहा हूँ। तो k को एक साइड कर दे रहा हूँ, तो k को अगर एक साइड कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई टाइम इंटू कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर n। तो ये हो जाएगा क्या, कॉन्सेंट्रेशन इंटू 1 माइनस n इंटू टाइम। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि यूनिट ऑफ टाइम टू द पावर -1 नहीं होगा क्या, क्यू टाइम टू द टर्न टू व्हाट आई मीन, अच्छा हाँ ठीक है, हाँ यस यस यस, टाइम टू द पावर -1 होगा, वेरी गुड। तो टाइम टू द पावर ऑब्वियसली क्या होगा -1 होगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा ना, ये तुम्हारा ऊपर जाएगा तो माइनस n हो जाएगा, 1 माइनस n। तो टाइम भी तो नीचे है ना, टाइम ऊपर जाएगा तो टाइम इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। अरे सबका समझ में आया ना, नहीं आया। यस सर। तो यूनिट ऑफ k अगर बोला जाएगा तो यूनिट ऑफ k क्या होगा, हमेशा याद रखोगे, कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर क्या है
1 माइनस एन, ये बच्चे क्या करते हैं n-1 लिख देते हैं, ठीक है ना, 1 माइनस एन इंटू टाइम इनवर्स, तो ये तुम्हारा होगा। तो अगर कंसंट्रेशन को, फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन को मैं, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर में ले रहा हूँ, क्योंकि कंसंट्रेशन द्वारा मोलारिटी हो सकता है, मोलारिटी हो सकता है, तो फॉर एग्जांपल मोल लीटर इनवर्स में ले रहा हूँ और टाइम को मैं सेकंड ले रहा हूँ, तुम्हारा के का यूनिट क्या हो जाएगा, तुम्हारा यहाँ पे पुट कर देंगे मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 1 माइनस एन इंटू क्या सेकंड इनवर्स, तो इस टाइप का हो जाएगा। वरना किसी किसी बुक में कंसंट्रेशन को मोलारिटी खाली ऐसे एम लिखते हैं, क्योंकि एम का मतलब ही होता है मोल लीटर इनवर्स, तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं एम 1 माइनस एन सेकेंड टू द पावर -1, तो इस टाइप का हम सॉल्व कर सकते हैं। अरे हो पाएगा ना, नहीं हो पाएगा? तो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने से समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको पूछा जा रहा है, और एक बार लिख दे रहा हूं, के क्या है, यूनिट ऑफ के, अरे यूनिट ऑफ के क्या, कौन बताएगा, कंसंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स, ठीक है। तो और एन क्या है, अरे एन क्या है, एन तुम्हारा है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि कोफिशिएंट जो होगा वही तो ऑर्डर होगा ना, क्योंकि एलिमेंटरी रिएक्शन लिए है, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। तो अगर आपको पूछा जा रहा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप जानते हो एन क्या है, जीरो है, क्योंकि जीरो ऑर्डर मतलब एन ही तो ऑर्डर है ना, तो एन क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहाँ पे यूनिट ऑफ के क्या होगा, अरे यूनिट ऑफ के क्या होगा, कोई बताएगा? यस, तो अगर कंसंट्रेशन के मैं मोल लीटर इनवर्स ले रहा हूँ, कंसंट्रेशन, तुम्हारा कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, मोलारिटी, मोलारिटी का मतलब क्या है, मोल पर लीटर ना, तो मोल पर लीटर को मोल लीटर इनवर्स ले सकता हूँ, और टाइम को मैं सेकंड ले सकता हूँ, आवर ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो टाइम को मैं सेकंड ले रहा हूँ, तो यूनिट ऑफ के क्या होगा, पहले कंसंट्रेशन के टर्म में वैल्यू पुट कर दो, तो कंसंट्रेशन में क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 1 माइनस एन, एन के प्लेस में पुट कर दो जीरो, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस जीरो इंटू कौन क्या होगा, टाइम मतलब तुम्हारा सेकंड इनवर्स, तो मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस जीरो मतलब ये 1 ही है ना, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो ये तुम्हारा हो जाएगा क्या, तुम्हारा यूनिट ऑफ के फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ के ऐसे निकालेंगे। तो मुझे कोई फास्ट ऑर्डर के लिए निकाल के देगा, अरे फास्ट ऑर्डर के लिए, फास्ट ऑर्डर के लिए सर टाइम इनवर्स, यूनिट ऑफ के, देखो फास्ट ऑर्डर मतलब n इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, n इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। हमारा फॉर्मूला क्या है, कंसंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस एन इंटू टाइम इनवर्स, ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है यूनिट ऑफ के निकालने के लिए। तो n के प्लेस में 1 पुट कर दो, सिंपल, तो n के प्लेस में अगर मैं 1 पुट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स, कंसंट्रेशन का यूनिट 1 माइनस 1, और टाइम क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स, ये n के प्लेस में मैंने 1 पुट कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हारा फास्ट ऑर्डर के लिए हम निकाल रहे हैं। तो 1 माइनस 1 क्या होगा, जीरो होगा, किसी का भी पावर अगर करेंगे जीरो तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तुम्हारा भी अगर मैं तुम्हारे ऊपर में अगर जीरो पावर कर दूंगा तुम भी 1 हो जाओगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इंटू सेकंड इनवर्स, दैट मीन्स इसका यूनिट होता है सेकंड इनवर्स, और इसको याद रखेंगे हमेशा। तो तुम्हारा जो फास्ट ऑर्डर होता है वो एक्सेप्शनली सेकंड इनवर्स होता है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फास्ट ऑर्डर का यूनिट क्या होता है, सेकंड इनवर्स। वैसे ही मैं अगर बोलूंगा कि सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होगा, सेकंड ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन इनवर्स टाइम इनवर्स, यूनिट ऑफ के अगर बोलेंगे, यस, तो सेकंड ऑर्डर के लिए एन क्या है तुम्हारा, 2 है, तो एन अगर 2 है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स, ये तुम्हारा फॉर्मूला है। तो कंसंट्रेशन के प्लेस में मैं क्या पुट करूंगा, मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 1 माइनस 2, ये क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। ये n के प्लेस में मैंने क्या पुट किया, 2 पुट किया, सिंपल, तो 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ मोल लीटर इनवर्स टू द पावर -1 इंटू सेकंड इनवर्स। तो मोल लीटर इनवर्स टू द पावर इनवर्स क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स लीटर इनवर्स -1 क्या हो जाएगा, लीटर इंटू सेकंड इनवर्स, तो ये तुम्हारा हो जाएगा क्या, सेकंड ऑर्डर के लिए। अरे हो पाएगा ना, नहीं हो पाएगा?
तो मुझे कोई जीरो Yes, ऑर्डर sir, होगा. मुझे कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन में एक अच्छा वाला क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन यहाँ पे आता है एग्जाम में हमेशा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो तुम्हारा रेट कांस्टेंट आ रहा है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, इसको देख के कुछ लग रहा है? अरे उसको देख के कुछ सोच पा रहे हो? मोल लीटर इनवर्ट सेकंड इनवर्ट, ये किसका यूनिट है बताओ? मोल लीटर इनवर्ट सेकंड इनवर्ट किसका यूनिट है? रेट। यस, वेरी गुड। तो क्वेश्चन आता है कि which order of the reaction the rate constant unit is same with rate of reaction। तुम्हारा अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन बोलूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स। टाइम क्या होता है? सेकंड। तो ये भी तुम्हारा क्या होगा? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। देखो सेम आ रहा ना, नहीं आ रहा है? दैट मींस फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन सेम विथ यूनिट ऑफ के। ओके, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज सेम आज यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के। तो के के साथ क्या होगा? ये सेम होगा। इसको थोड़ा सा हम ध्यान में रखेंगे। अरे समझ में आया ना? क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस में, तुम्हारा क्वेश्चन ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना? तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए तुम्हारा जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो के के साथ सेम होता है। अरे हो गया तो? अरे होगा ना, नहीं होगा? Yes, sir. Yes, देखो, sir. अगर आपको एक रिएक्शन दिया है तो आप कभी भी उसका ऑर्डर नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर एक बार आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन दे दिया है, रेट लॉ एक्सप्रेशन का समझ में आ रहा है ना? के इंटू टू द पावर समथिंग। अगर आपको रेट लॉ दिया जा रहा है तो डेफिनेटली हम कर देंगे जैसे करते हैं। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल आपको दे रहा हूं। अगर आपको पास क्वेश्चन है 3NO गिव्स N2O प्लस NO2, इसका ऑर्डर क्या होगा? और इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर हम नहीं बता सकते बिकॉज इट इज नॉट गिवन, इट इज एलिमेंटरी रिएक्शन। ये एलिमेंटरी रिएक्शन दिया है क्या? नहीं दिया है ना? तो अगर एलिमेंटरी रिएक्शन नहीं दिया है तो हम नहीं बता सकते कि ये तुम्हारा कौन सा ऑर्डर होगा। समझ में आ रहा है? कभी भी 3 नहीं बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो अगर आपको पास रेट लॉ एक्सप्रेशन है तो हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो रेट ऑफ रिएक्शन दे दिया है, रेट इक्वल टू के इंटू NO टू द पावर 2 दिया है। तो अगर तुम्हारे पास अभी दो कंडीशन है। क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज ऑर्डर, व्हाट इज द ऑर्डर, व्हाट इज द ऑर्डर। तो आपके लिए दो कंडीशन है, इधर आप 3 को चूज करोगे या 2 को चूज करोगे। आप किसको चूज करोगे? Sir. ऑब्वियसली 2, क्योंकि ऑर्डर का डेफिनेशन ही होता है कि इट इज द सम ऑफ द पावर इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। आपका जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है, हमेशा याद रखो रेट लॉ एक्सप्रेशन से ही तुम ऑर्डर निकाल सकते हो, डायरेक्ट रिएक्शन से नहीं निकाल सकते। अगर ब्रैकेट में दिया होता कि एलिमेंटरी रिएक्शन है तो 3 बोल सकते हैं, वरना रेट लॉ एक्सप्रेशन। और एक बार अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन दे दिया है तो तुम्हें एलिमेंटरी की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है। जो ऊपर में पावर दिख रहा है डायरेक्ट उसको बोलो ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? तुम्हारा ऑर्डर हो जाएगा 2। अरे समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है? Yes, sir. ओके, तो आपके लिए कुछ क्वेश्चन है। फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आप निकालोगे, ठीक है ना? तो ये तुरंत मुझे करके भेजोगे और देखते हैं पहले कौन भेजता है, ठीक है ना? आपके पास क्वेश्चन है 3NO gives N2O प्लस NO2। सेकंड में सेकंड क्वेश्चन है H2O2 प्लस 3I माइनस गिव्स 3I माइनस प्लस 2H प्लस गिव्स 2H2O प्लस I3 माइनस। सी में दिया है CH3 CHO CH3 CHO gives CH4 प्लस CO। डी नंबर में दिया है C2H5 Cl gives C2H4
प्लस HCl। तो सबके लिए आपको ऑर्डर निकालना पड़ेगा, लेकिन आप नहीं निकाल सकते जब तक आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन नहीं दिया है। तो इसके लिए आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया, रेट इक्वल टू K इंटू NO टू द पावर 2। इसके लिए रेट दिया है रेट इक्वल टू K इंटू H2O2 इंटू I माइनस। यहाँ पे थर्ड में दिया है रेट इक्वल टू K इंटू CH3CHO टू द पावर 3/2। और यहाँ पे रेट दिया है रेट इक्वल टू K इंटू C2H5Cl। तो ये आपको दे दिया है रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन से आप क्या करोगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालोगे और यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालोगे। अरे हो पाएगा ना, नहीं हो पाएगा? अरे होगा ना, नहीं होगा? हो पाएगा तो यस सर, हो जाएगा। और तुम्हारा जो भी फॉर्मूला होता है यूनिट ऑफ के इक्वल टू के इंटू यूनिट ऑफ के इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस 10 इंटू टाइम इनवर्स। तो ये सारा का जो भी फॉर्मूला होता है उसको पुट कर दोगे, ठीक है ना? और पुट कर दोगे आराम से आपको मिल जाएगा। और कॉन्सेंट्रेशन के प्लेस में मोल लीटर इनवर्स पुट कर देंगे, आपको मिल जाएगा आंसर। सिंपल है। आप 3/2 को कंफ्यूज नहीं होना, जो जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से करेंगे और बहुत आसान है। और ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, ओके? एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। अमृत हो रहा है तो अमृत प्रेजेंट है तो यस सर, यस सर। भेजो भेजो, मुझे दिखना है कि कौन भेज रहा है पहले। ओके, तो आपके पास अरे सबको स्क्रीन विजुअल है तो यस सर। ओके। यार आशुतोष पार्ट 2 का नहीं हुआ? सुब्रस्मिता और सर हुआ सर, भेज रहा हूँ। यस सर, हो रहा है।
तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 3NO हम रिएक्शन को ध्यान नहीं देंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपको पास रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो पावर होता है 2 होता है, तो यहाँ पे तुम्हारा ऑर्डर क्या हो जाएगा 2। तो ये ऑर्डर 2 है, और ऑर्डर 2 के लिए तुम्हारे पास अगर ऑर्डर 2 होगा, ऑर्डर इक्वल टू 2, दैट मींस n इक्वल टू 2। तुम्हारा फॉर्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स। तो हम क्या लिखेंगे, मोल लिटर इनवर्स टू द पावर 1 माइनस 2 इंटू सेकेंड इनवर्स। तो ये क्या हो जाएगा, मोल लिटर इनवर्स टू द पावर माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। तो मोल ये हो जाएगा मोल इनवर्स लिटर इनवर्स माइनस 1 लीटर, ये क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो ये तुम्हारा हो जाएगा क्या, यूनिट, जो कि यहाँ पे मोल, अरे मोल इनवर्स किस, हाँ ठीक है, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। ये क्या, लीटर को कैपिटल एल लिखो, ठीक है ना, लीटर को कैपिटल एल लिखने से थोड़ा सा अच्छा होगा। Yes. अगर स्मॉल लिख रहे हो तो LIT लिखना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड में आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, हम रिएक्शन को ही ध्यान नहीं देंगे, हम किसको ध्यान देंगे, रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में तुम्हारा इसका पावर है 1, इसका पावर है 1, दैट मींस तुम्हारा सम ऑफ द पावर ना, दैट मींस यहाँ पे तुम्हारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हो जाएगा मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है ना। थर्ड में तुम्हारा यहाँ पे देखो कोफिशिएंट 1 आया है, लेकिन कोफिशिएंट 1 हम कभी नहीं लिखेंगे, कोफिशिएंट को देख के हम नहीं लिख सकते जब तक ये एलिमेंटरी रिएक्शन नहीं दिया है। तो यहाँ पे तुम्हारा रेट क्या आ गया, 3/2। क्यों, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पे पावर है 3/2, तो पावर 3/2 मतलब हम 3/2 को ही कंसिडर करेंगे। तो 3/2 को अगर कंसिडर कर रहे हैं तो सिंपल, अगर n इक्वल टू 3/2 होगा तो जो फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से हम पुट करेंगे। तो कंसंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस 3/2 इंटू क्या हो जाएगा, टाइम इनवर्स, क्योंकि n के प्लस में 1 माइनस n है, n के प्लस में तुम 3/2 ही पुट करोगे। तो ये क्या हो जाएगा, मोल लिटर इनवर्स टू द पावर 1 माइनस 3/2 क्या होता है, अरे 1 माइनस 3/2 क्या होता है, -1/3 माइनस माइनस 1/3 Sir, -1/2. -1/2 सेकंड इनवर्स। तो मोल में -1/2 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, मोल टू द पावर -1/2, लीटर -1 था, -1/2 मल्टीप्लाई करोगे, -1 में -1/2 मल्टीप्लाई करने से प्लस हो जाता है, तो लीटर 1/2 सेकंड इनवर्स। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, राइट आंसर, जो कि आपका मोल लीटर टू द पावर 1/2 सेकंड इनवर्स है। थर्ड में तुम्हारा पावर क्या है, 1 है, तो 1 मतलब तुम क्या करोगे, फास्ट ऑर्डर रिएक्शन, और फास्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सेकंड इनवर्स होता है, ठीक है ना, इसको हम ध्यान देंगे। अरे हो पाएगा ना, नहीं हो पाएगा, यस सर। ओके। और एक क्वेश्चन करेंगे, कहाँ गया वो क्वेश्चन, ओके, ये क्वेश्चन करेंगे, और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन गारंटीड आपका, आप एग्जाम में दिखोगे, श्योर दिखोगे, तो इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से देखना है। और इस टाइप का क्वेश्चन किए थे, फिर भी तुम थोड़ा सा दिख लो, ठीक है ना। क्वेश्चन दिया है, calculate order of the reaction, order of the reaction। क्वेश्चन क्या दिया है, एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट, और इस तरह का क्वेश्चन किए थे, लेकिन यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे कैसे करेंगे उसको एक्चुअली। ए कंसंट्रेशन, बी कंसंट्रेशन, इनिशियल रेट, क्या क्या वैल्यू दिया है,
और आपको रिएक्शन भी दे दिया है, रिएक्शन दे दिया है 2a प्लस 3b गिव्स 4c। इसका निकालो। अरे हो पाएगा? Yes, sir. और में 1.6 है 16 है। ये 16 है, 16। तुम्हारा रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? हाँ सर। ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ବଟନୀ ମ୍ୟାଡାମ ଯଦି ଛାଡିଥିବେ ତାହେଲେ ଅଫିସରେ ଥିବ। ହଁ ବଟନୀ ମ୍ୟାଡାମ ଫୋନ କଲେ ସିଏ ଯଦି ସେ ତ ନେଇନଥିବେ, ଯଦି ରୁମରେ ରଖିଥିବେ ତାଙ୍କ ରୁମ ଖୋଲିକି ଆଣିବାକୁ ପଡିବ କୋଉଠି ଅଛି, ନହେଲେ ଅଫିସ ରୁମରେ ଯଦି ରଖିଥିବେ ତାହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। କି ବଟନୀ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ପଚାରିଦେଲେ ଜଣା ପଡିଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। Sir, order 3. ऑर्डर 3 ओके। ओके तो ऑर्डर 3 अगर आपको आपका ऑर्डर अगर 3 आ रहा है तो ठीक है, ऑर्डर 3 ही होगा आंसर। लेकिन प्रीवियस क्लास में हम जिस तरीके से किए थे, ठीक है ना, प्रीवियस क्लास में हम किए थे कि इसका पावर ये डबल हो रहा है, इसको कांस्टेंट रख के इसको डबल करेंगे तो ये क्या हो रहा है, ऐसे इस टाइप का हम दिख रहे थे। वो एंट्रेंस ओरिएंटेड सही है, ठीक है ना, एंट्रेंस ओरिएंटेड आप मतलब दिख के बता सकते हैं, मतलब क्वेश्चन को दिखोगे विदाउट कैलकुलेशन आप कर सकते हो। लेकिन अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहा है तो एग्जाम में तो हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल 2 मार्क 3 मार्क का क्वेश्चन ही आएगा तो हम डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते कि ऑर्डर 3 हो जाएगा। तो हम विद प्रॉपर मतलब उसका जो प्रोसीजर होता है उसके हिसाब से हमको करना पड़ेगा। और प्रॉपर अगर आपको डायरेक्ट निकालना नहीं Sir, आता, मैंने करके भेजा है। हाँ दिखा मैंने, ठीक है ना, मैं फिर भी हम एक बार डिस्कशन कर लेंगे। तो एक बार हम क्या करेंगे, उसको प्रॉपर वे पे कर लेंगे। ओके तो यहाँ पे ध्यान दो, आपके पास रिएक्शन है 2a प्लस 3b गिव्स 4c। तो यहाँ पे अगर आप रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख रहे हो, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, अगर आप लिख रहे हो k इंटू a टू द पावर 2 b टू द पावर 3, क्योंकि a का कोफिशिएंट क्या है 2 है, b का कोफिशिएंट क्या है 3 है। तो अगर a टू द पावर 2 b टू द पावर 3 लिख रहे हो दैट मींस ये पूरा का पूरा तुम्हारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है क्या, एलिमेंटरी रिएक्शन नहीं दिया है ना। तो क्वेश्चन में अगर एलिमेंटरी रिएक्शन नहीं दिया है तो आप a टू द पावर 2 b टू द पावर 3 ऐसे नहीं लिख सकते, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसका एक्चुअल प्रोसीजर क्या होगा, तो एक्चुअल प्रोसीजर अगर आपको पूछा जा रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन लिखो तो आप लिखोगे k टू द पावर k इंटू
a टू द पावर x b टू द पावर y, क्योंकि हम नहीं जानते कि x क्या है y क्या है। आप कोफिशिएंट को देख के कब लिखोगे, जब आपको एलिमेंटरी रिएक्शन दिया होगा, वरना जो आरएमआर के ऊपर स्लो लिखा होगा, वरना रेट डिटरमिनिंग स्टेट लिखा होगा। अगर लिखा होगा तो हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन मेंशन नहीं है। तो क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है मतलब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इस टाइप का लिखना पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू k इंटू a टू द पावर x b टू द पावर y। तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक्सपेरिमेंट 1 को, इसको, ये इक्वेशन 1 है, ये तुम्हारा इक्वेशन 2 है, ये तुम्हारा इक्वेशन 3 है। पहले इक्वेशन 1 को तुम कंसीडर करो। इक्वेशन 1 को अगर कंसीडर करेंगे तो तुम्हारा a का कंसंट्रेशन दे दिया है, b का कंसंट्रेशन दे दिया है और रेट दे दिया है। तो अगर मैं इसको, तुम्हारा a का कंसंट्रेशन दे दिया है 0.1, b का कंसंट्रेशन दे दिया है 0.1 और आपको रेट ऑफ रिएक्शन दे दिया है क्या, तुम्हारा 2 इंटू 10 टू द पावर -4। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। हमारे पास अभी रेट ऑफ रिएक्शन क्या आया, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या गया, k इंटू a टू द पावर x इंटू b टू द पावर y। तो सिंपल जस्ट पुट ऑल दिस वैल्यू, जितना भी सब वैल्यू है पुट कर दो। तो रेट ऑफ रिएक्शन में मैं क्या पुट करूंगा, 2 इंटू 10 टू द पावर -4 इक्वल टू k इंटू a के प्लेस में कितना वैल्यू है 0.1, तो 0.1 टू द पावर x और b का वैल्यू कितना है तुम्हारा 0.1, तो 0.1 टू द पावर क्या हो जाएगा y। तो ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन 1, ठीक है ना। वैसे ही एक्सपेरिमेंट 2 को देखो। एक्सपेरिमेंट 2 में तुम्हारा a का कंसंट्रेशन कितना है 0.1, b का कंसंट्रेशन कितना है 0.2 और तुम्हारा रेट क्या है 4 इंटू 10 टू द पावर -4। तो इसी को ही तुम क्या करो, रेट ऑफ रिएक्शन में डाल दो, ये रेट ऑफ एक्सप्रेशन में पुट कर दो। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 4 इंटू 10 टू द पावर -4 इक्वल टू k इंटू, अभी a का कंसंट्रेशन कितना है 0.1, इसका कितना है 0.2, इसका है 4 इंटू 10 टू द पावर -4। तो वैल्यू पुट कर दो, ये 0.1 टू द पावर x इंटू 0.2 टू द पावर y, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर -4। इसको इक्वेशन 2 मान लो। तो इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो, वरना इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो, हमारे लिए आसान होगा, कुछ भी कर लो। लेट इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे और प्रॉपर प्रोसीजर के साथ करना है, ऐसे नहीं कि हड़बड़ी में कुछ भी कर देंगे। तो प्रॉपर वे में डिवाइड करो। तो इसका लेफ्ट से लेफ्ट साइड को, इसका राइट को राइट साइड से डिवाइड कर दो। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइड बाई 4 इंटू 10 टू द पावर -4 इक्वल टू, ऊपर में क्या है k इंटू 0.1 टू द पावर x इंटू 0.1 टू द पावर y डिवाइड बाई k इंटू 0.1 टू द पावर x 0.2 टू द पावर क्या है y। देखो k से k कैंसिल हो गया, 0.1 टू द पावर x नीचे भी है 0.1 टू द पावर x, ये भी कैंसिल हो गया। ये 10 टू द पावर -4 से 10 टू द पावर -4 कैंसिल हो गया। तो तुम्हारा लेफ्ट साइड में क्या रहा बचा 2/4। तो 2/4 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। इक्वल टू ये क्या है 0.1 टू द पावर y डिवाइड बाई 0.2 टू द पावर y। तो 0.1 टू द पावर y 0.2 टू द पावर y को मैं 1/2 टू द पावर होल टू द पावर y लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 0.1 डिवाइड बाई 0.2 टू द पावर y। तो 0.1 बाई 0.2 क्या है 1/2 है, क्योंकि पॉइंट तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट, इसका भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 टू द पावर क्या y। देखो 1/2 तुम्हारा क्या आ गया 1/2 इक्वल टू 1/2 टू द पावर y। इसका मतलब क्या है 1/2 टू द पावर 1 है ना, 1/2 मतलब 1/2 टू द पावर 1। दैट मींस यहाँ पे आपका y इक्वल टू कितना जाएगा 1। तो y तुम्हारा क्या है, तो पहले चेक कर लो y क्या है, y तुम्हारा b है। दैट मींस b का ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b तुम्हारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अरे सबका ये आया तो दैट मींस तुम्हारा जो y आ गया क्या y तुम्हारा 1 आ गया। सिमिलरली इक्वेशन 2 को और एक बार लिखेंगे। इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 आपका क्या है 4 इंटू 10 टू द पावर -4 इक्वल टू k इंटू 0.1 टू द पावर x इंटू 0.2 टू द पावर y। ये आपके पास इक्वेशन 2 है। और एक्सपेरिमेंट 3 जो था, जो एक्सपेरिमेंट 3 था, एक्सपेरिमेंट 3 क्या था, a का कंसंट्रेशन क्या था, b का कंसंट्रेशन क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन क्या था। तो a तुम्हारा क्या था 0.2 था क्वेश्चन में, b क्या था 0.2 था और रेट ऑफ रिएक्शन था 16 इंटू 10 टू द पावर -4। तो वैल्यू पुट कर लो, जो वैल्यू तुम्हारा था क्या रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू k इंटू a टू द पावर x इंटू b टू द पावर y। तो इसको वैल्यू पुट कर लो,
जस्ट पुट ऑल दिस वैल्यू। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा, इधर देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, 16 इंटू 10⁻⁻4 इक्वल टू k इंटू a टू द पावर x, a क्या है 0.2 अभी है, तो 0.2 टू द पावर x इंटू 0.2 टू द पावर y। तो ये इक्वेशन 2 तुम्हारा हो गया, इक्वेशन 3 हो गया। तो देखो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम फिर और एक बार डिवाइड कर देंगे, तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 3, तो क्या हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड डिवाइड करो, राइट साइड से राइट साइड डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड बाई 16 इंटू 10⁻⁻4 इक्वल टू, राइट साइड में क्या बचा है, k इंटू 0.1 टू द पावर x 0.2 टू द पावर y डिवाइड बाई k इंटू 0.2 टू द पावर x, ये 0.2 टू द पावर y। यहाँ पे आपका 0.2 टू द पावर y से 0.2 टू द पावर कैंसिल हो गया, k से k कैंसिल हो गया, यहाँ पे 10⁻⁻4 से 10⁻⁻4 कैंसिल हो गया, क्या बचा 4/16, तो 4/16 को मैं 1/4 लिख सकता हूँ इक्वल टू ये 0.1 टू द पावर x 0.2 टू द पावर x, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 टू द पावर x 1/2 टू द पावर x। 0.4 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 टू द पावर स्क्वायर इक्वल टू 1/2 टू द पावर x, तो तुम्हारा x क्या हो गया 2 हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया। तो विथ रेस्पेक्ट टू a तुम्हारा x क्या है a का पावर है, तो विथ रेस्पेक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू a तुम्हारा क्या आ गया 2 आ गया, लेकिन ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 + 2 ना सम, तो ओवरऑल ऑर्डर आपका आ जाएगा क्या x + y इक्वल टू तुम्हारा 1 + 2 इक्वल टू 3, तो तुम्हारा 3 आ गया क्या ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अरे सबका हुआ है तो सर आर के बाहर नहीं कर सकते, और एक बार बोलो सर वो एक्सपेरिमेंट 3 बाय एक्सपेरिमेंट 1 करने से नहीं हुआ। गारंटीड होगा, क्यों नहीं होगा, तुम किसी से भी किसी को डिवाइड कर दो, ठीक है ना, 2 को डिवाइड करना है, ठीक है ना, तुम इधर 1 से 3 डिवाइड करो या 3 से 2 डिवाइड करो या 2 से 3 डिवाइड करो, ठीक है ना, तुम्हारा ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इस टाइप का थोड़ा सा ध्यान रखना कि हम सेम वैल्यू से सेम वैल्यू को डिवाइड करेंगे, तो ये सेम है ये सेम है, तो इनको अगर तुम डिवाइड कर दोगे ना तुम्हारा b का पावर आ जाएगा, इधर ये सेम है इधर ये सेम है, अगर डिवाइड करोगे तो तुम्हारा x आ जाएगा, लेकिन 1 से 3 डिवाइड करने पर आपको फिर वैल्यू पुट करना पड़ेगा, एक बार b का वैल्यू जो तुम्हारा x का y का वैल्यू जो 1 आया है उसको पुट करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना। अगर आप इधर देखो जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको अगर मैं अच्छे से करता हूं, ये हो पाएगा ना, नहीं हो पाएगा, हो पाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, इसीलिए आपके पास थोड़ा सा आप, मतलब ध्यान लगाएंगे कि यहाँ पे 0.1 है यहाँ पे 0.1 है, दैट मीन्स 1 से 2 को डिवाइड करने पर आपको b वैल्यू आ जाएगा, ये 0.2 है ये 0.2 है, इसको डिवाइड करने पर आपको a आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। लेकिन 1 से 3 को भी डिवाइड करने पर आपका आंसर आएगा, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार करके देखते हैं। तो आपके पास जो एक्सपेरिमेंट 1 है, तो एक्सपेरिमेंट 1 में आपके पास क्वेश्चन कहाँ गया, लेकिन आपके थोड़ा सा आपको मतलब मेहनत करना पड़ेगा, इसीलिए आप डायरेक्ट करने से थोड़ा सा अच्छा होगा आपके लिए। तो 2 इंटू 10⁻⁻4 इक्वल टू k इंटू 0.1 टू द पावर x इंटू 0.1 टू द पावर y, ये आपका इक्वेशन 1 है। तो 4 इंटू 10⁻⁻4 इक्वल टू k इंटू 0.1 टू द पावर x 0.2 टू द पावर y, ये आपका इक्वेशन 2 है। 16 इंटू 10⁻⁻4 इक्वल टू k इंटू 0.2 टू द पावर x 0.2 टू द पावर y, ये आपके पास इक्वेशन 3 है। ये है, तुम थोड़ा सा हमें जितना कैंसिल करेंगे कैंसिल हो जाएगा, हमारे लिए अच्छा है। तुम अगर देखो इक्वेशन 1 से 2 को डिवाइड करो तो 0.1 टू द पावर x 0.1 टू द पावर से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या y, हमको आसानी से मिल जाएगा। 2 से 3 को डिवाइड करने पर ये 0.2 टू द पावर y 0.2 टू द पावर y कैंसिल हो जाएगा, तो x मिल जाएगा। लेकिन 1 से अगर 3 को डिवाइड कर रहे हो, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 3, फॉर एग्जांपल आप गलती से कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से आंसर ही आएगा। तो 2 टू द पावर -4 डिवाइड बाय 16 into 10 to the power -4 equal to ये k into 0.1 to the power x into 0.9 to the power y divided by k into 0.2 to the power x into 0.2 to the power y, ये हमने कर लिया।
तो ये के से के कैंसिल हो गया, लेकिन देखो यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा है, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा इसको थोड़ा सा तकलीफ होगा, लेकिन इतना भी नहीं कि आप नहीं कर सकते। तो ये क्या हो जाएगा, 2/16 क्या हो जाएगा, 1/8 इक्वल टू 0.1 टू द पावर x डिवाइड बाय 0.2 टू द पावर s। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 टू द पावर x, 1/0.1 टू द पावर y, 0.2 टू द पावर y। इसको लिख सकता हूँ 1/2 टू द पावर y, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। लेकिन तब तक आप निकाल दिए होगे कि y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर पुट करेंगे तो क्या होगा, 1/8 इक्वल टू 1/2 टू द पावर x इंटू 1/2। समझ में आ रहा ना, क्योंकि 1/2 टू द पावर y के प्लेस में आप 1 पुट कर दिए, तो ये तुम्हारा इस साइड ले जाओ, तो ये इस साइड लेने पर क्या हो जाएगा 1/4, तो 1/4 इक्वल टू 1/2 टू द पावर x। तो यहाँ पे सॉल्व कर देना, 1/4 को लिख देना 1/2 टू द पावर स्क्वायर इक्वल टू 1/2 टू द पावर x। तो x क्या आ गया, 2 आ गया, लेकिन थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा, इसलिए आप थोड़ा सा ट्राई करोगे कि ये सेम है, ये सेम है। वो हम डायरेक्टली 1/2 टू द पावर x प्लस y नहीं लिख सकते इसको हाँ सर, आराम वो से आराम से 1/2 क्यों, हाँ हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसको 1/, हाँ आराम से हो सकता है। इसको ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला जो वैल्यू अभी तो हो जा रहा है, लेकिन कभी कभी दिक्कत भी हो सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल ये 1/3 होता, फिर क्या करते, समझ में आ रहा है ना। तो 1/3 अगर आ रहा है तो फिर भी y को पुट करो, लेकिन फिर भी इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये अगर आपका आ गया क्या 1/8 इक्वल टू 1/2 टू द पावर x इंटू 1/2 टू द पावर y। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या 1/2 इंटू x प्लस y। तो y तुम्हारा क्या आ गया, 1 आ गया होगा ऑलरेडी, तो वैल्यू पुट कर लो, तो 1/8 इक्वल टू 1/2 टू द पावर x प्लस 1। तो 1/8 को आप लिख सकते हो क्या 1/2 टू द पावर 3 इक्वल टू 1/2 टू द पावर x प्लस 1। तो यहाँ पे तुम्हारा नीचे 1/2 सेम है, इसलिए पावर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो x प्लस 1 इक्वल टू 3। सर हम डायरेक्टली इधर पर x प्लस y का वैल्यू 3 नहीं लिख सकते और एक बार बोलो। सर 1/2 टू द पावर x प्लस y इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर क्यूब। 1 बाई सर वो x प्लस y का वैल्यू डायरेक्ट 3 आ जाता है सर। और नहीं तुम्हें नहीं यहाँ पे, अरे सुनो सुनो, यहाँ पे जो ऑर्डर पूछा है ना, ऑर्डर डायरेक्ट नहीं पूछा होगा। अगर ऑर्डर दिया है तो डायरेक्ट निकाल दोगे। आपको अगर पूछा होगा कि फाइंड आउट द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए और विद रिस्पेक्ट टू बी, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो x प्लस वाई हमको, x प्लस वाई मतलब ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर। तो ओवरऑल ऑर्डर नहीं पूछेगा, अगर आपको पूछेगा कि ए के रेस्पेक्ट में निकालो, बी के रेस्पेक्ट में निकालो, फिर निकालो। अगर आप x प्लस वाई इक्वल टू 3 करके माइनस कर दोगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप x प्लस वाई क्यों बोल रहे हो, क्योंकि यहाँ पे नीचे 1/2 सेम है। फॉर एग्जाम्पल ये 1/3 होता, फिर क्या करते, समझ में आ रहा है ना। अगर 1/3 होता तो y का वैल्यू पुट कर दे, ये जैसे मैं किया हूँ। यहाँ पे y का फॉर एग्जाम्पल 1/3 होता तो y का वैल्यू पुट करके हम निकालेंगे, ठीक है ना। वरना तुम्हारा वो कैलकुलेशन के हिसाब से जितना स्ट्रॉन्ग है उसके हिसाब से करो, ठीक है ना। तो लेकिन आपके लिए आसान होगा कि जो सेम सेम चीज होगा डिवाइड कर दो, कैंसिल हो जाएगा, आपके लिए अच्छा होगा। वरना अगर गलती से कर रहे हो तो आप जैसे भी करो 1/2 टू द पावर x 1/2 टू द पावर y में y का वैल्यू पुट करो, या x प्लस वाई करो, या x प्लस वाई इक्वल टू 3 करके फिर y का ऑर्डर -1 करके निकालो। आप कुछ भी करो, आपका आंसर सही आएगा, ठीक है ना। आपका आंसर सही आना चाहिए, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में देंगे। अरे हो पाएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन, यस Yes, sir. इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। ओके, अगर आपको नेक्स्ट मूव टू योर मॉलिक्युलरिटी, नहीं मॉलिक्युलरिटी जाने से पहले एक काम करते हैं, ऑर्गेनिक क्वेश्चन करते हैं ना, अरे वरना ये बच्चे सब भूल जाएंगे। अरे ऑर्गेनिक क्वेश्चन याद है ना, सब भूल गए, थोड़ा थोड़ा याद है। ठीक। ये फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन करके दिखाता है मुझे पहले।
ये 6 क्वेश्चन आपके पास है, तो देखते हैं 6 क्वेश्चन कॉस्ट क्या होता है। ये इस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत बार किए हैं पहले, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अरे किसका हुआ?
सर वो 5 और 6 5 और 6 नहीं हुआ? तो ये मतलब क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है? अच्छा क्वेश्चन नहीं लिखा, हाँ लिखो। अच्छा तो फिर किसका आ गया? समरजीत का आ गया, ठीक है। सर पठे दीजिए। लिख दो। अरे क्वेश्चन लिख दिला तो 5 6। यस सर। ओके, राम पाखरे जो फास्ट क्वेश्चन थिला, अरे फास्ट क्वेश्चन आंसर भूल अछि ना, ठीक अछि कि कहि परियो? अरे कौन बोलेगा फास्ट क्वेश्चन आंसर सही है या गलत है? सर गलत है। अरे समरजीत, यहाँ पे कितना कार्बन है? समरजीत यस सर। कितना कितना कार्बन है? रिएक्टेंट साइड में कितना कार्बन है? यार 5टा कार्बन। 5टा कार्बन, ये गोटे कार्बन, ये 2टा कार्बन, ये 3टा कार्बन, ये 4टा कार्बन, आ गोटे कार्बन कुआड पळेला? यार देखो, जदि एई टाइप रो क्वेश्चन अछि बहुत इंपोर्टेंट, मु सेत पई एई क्वेश्चन टा आई थिंक मु 2-3 थर करे सरिबेनी, सेत पई टे ध्यान दियो। CH3 थ्राइस C C CH2 अरे C CH2 Br and anhydrous AlCl3. This is your completely simple your Friedlich-Crafts alkylation reaction. Okay, so Friedlich-Crafts alkylation reaction, this is your Lewis acid, this is your किसका unmute है? Okay, so this is your simple Friedlich-Crafts alkylation reaction. Okay, and here is the Lewis acid. Lewis acid अगर बेंजीन और उसके डेरिवेटिव के साथ तुम अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ए लुईस एसिड, देखो ये अनहाइड्रस AlBr3 हो सकता है, FeCl3 हो सकता है, खाली Fe भी हो सकता है, खाली Zn हो सकता है, खाली कॉपर हो सकता है, कुछ भी होगा फिर भी रिएक्शन तुम करोगे, फ्रीडलिक अल्काइलेशन रिएक्शन। तो तुम्हारे सोच के हिसाब से क्या करोगे? Br को हटा दोगे, तो Br को हटा देने पर तुम्हारे क्या आ जाएगा? अल्काइलेशन रिएक्शन में CH3 थ्राइस CCH2+, ये तुम्हारा जनरेट होगा क्या? इलेक्ट्रोफाइल। ये तुम्हारा क्या? इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल इसको अगर तुम जाके यहाँ पे अटैच कर लोगे तो तुम्हारा क्या बन जाएगा? ये बेंजीन, इधर CH2 के साथ कार्बन, और कार्बन में 3 CH3, इस टाइप का। लेकिन ये जो आंसर अगर तुम आपका कर रहे हो, ये आंसर आपका गलत आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बना रहे हो, ये जो कार्बोकैटायन है ये क्या है? प्राइमरी, और प्राइमरी कार्बोकैटायन मतलब अनस्टेबल, क्योंकि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है उसका नेक्स्ट वाला कार्बन जितना कार्बन होगा उसको बोलते हैं उतना डिग्री। यहाँ पे तो एक कार्बन है ना, डायरेक्ट अटैचमेंट, तो प्राइमरी मतलब अनस्टेबल। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होता है रीअरेंजमेंट,
तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट कैसे होगा, यहाँ पे आपके पास है CH3 C CH3 CH3 इधर CH2 इधर पॉजिटिव चार्ज, ये आपके पास है। और यहाँ पे मैंने आपको बोला था माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होता है, हापुड़ ट्रिक था, फर्स्ट हाइड्रोजन देन फिनाइल देन अल्काइल, यहाँ पे कुछ भी हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, मिथाइल शिफ्ट होगा, तो ये क्या करेगा, शिफ्ट करके इधर चला जाएगा, एक मिथाइल को CH2 प्लस के साथ अटैच कर लोगे, तो ये जो कार्बन है अभी इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड चला गया, तो इसलिए इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये तुम्हारा हो जाएगा CH3 शिफ्ट, CH3 शिफ्ट, तो क्या बन जाएगा CH3C CH3 और एक CH3 चला गया, इसलिए इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इधर CH2 इधर CH3, तो अभी ये जो डिग्री है ये क्या है, टर्शियरी है ना, तो ये तुम्हारा स्टेबल है, तो अभी ये रिएक्ट करेगा, समझ में आ रहा ना, तो इसको तुम क्या करोगे, इसको लेके तुम यहाँ पे रिएक्ट कर सकते हो, ये तुम्हारा गलत प्रोसीजर है, ये तुम्हारा सही प्रोसीजर है, तो एक्चुअल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये बेंजीन, बेंजीन के साथ देखो यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो कार्बन कार्बन के साथ क्या लगा है, एक साइड में CH3 दूसरे साइड में CH3 तीसरी साइड में CH2 तो ये तुम्हारा सही आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, सबका ये हुआ है, तो जिसका नहीं हुआ है देख लो, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, और ध्यान देके करेंगे इस टाइप का क्वेश्चन। सेकंड में आपको दिया है कि क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल, क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल ऑब्वियसली, अरे क्लोरो ये बेंजीन है, अरे समझ लीजिए बेंजीन है, थोड़ा हो गया। अच्छा ठीक है, हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये बेंजीन, ठीक है, तो बेंजीन में अगर डाइल्यूट NaOH देंगे 300 atm 623 केल्विन देंगे तो क्या बनता है, COH को बनता है। ध्यान दो, अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन है Cl ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो अगर क्लोरोबेंजीन से फिनल दिया जा रहा है तो आप क्या करोगे, डाइल्यूट NaOH 623 केल्विन एंड 300 atm प्रेशर अगर दे दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, फिनल में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज योर एनिलीन टू आयोडोबेंजीन, कौन सा रिएक्शन, अरे एनिलीन टू आयोडोबेंजीन व्हिच रिएक्शन, सैंडबर्ग्स रिएक्शन, तो एनिलीन का स्ट्रक्चर पे रहना चाहिए, एनिलीन का मतलब बेंजीन के ऊपर NH2, ठीक है ना, एनिलीन, तो बेंजीन के ऊपर NH2 में अगर NaNO2 HI नहीं HCl होता है, ठीक है ना, HCl, अच्छा BDC तुम्हें, अरे N2 प्लस Cl माइनस, ठीक है ना, N2 प्लस Cl माइनस, तुम्हारा एनिलीन के साथ ये तुम्हारा एनिलीन NH2 के साथ अगर तुम दोगे NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 HCl ब्रैकेट में अंदर आपके ऊपर R के ऊपर लगा है, तो NaNO2 HCl देने से आपका बनता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, दैट मींस बेंजीन के ऊपर N2 प्लस लिखना पड़ेगा, Cl माइनस लिखना, ये सॉल्ट है, सॉल्ट मतलब उसका पॉजिटिव पार्ट भी रहना चाहिए नेगेटिव पार्ट भी रहना चाहिए, तो N2 प्लस Cl माइनस, इसको बोलते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। कभी BDC नहीं लिखेंगे, मतलब पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा ट्राई करोगे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लिखने के लिए, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, तो ये तुम्हारा बन जाएगा, को HX लेता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, HX लेके अगर N2 प्लस X माइनस लेने से भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना, आई विल लो, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ध्यान दो यहाँ पे NaNO2 HCl में कभी कभी HNO2 भी रिएक्शन करता है, ठीक है ना, क्योंकि हमें Cl से मतलब ही नहीं है, हमें HNO2 से मतलब है, ये अनस्टेबल है इसलिए हम NaNO2 HCl ले जा रहा है, कभी कभी इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिखा जाता है डायाजोटाइजेशन, डायाजोटाइजेशन, अगर डायाजोटाइजेशन भी लिख रहा है ना फिर भी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ही बनाओ, ठीक है ना, तो तीनों कंडीशन आपके पास है, अगर NaNO2 HCl देगा तो BDC बनाएंगे, अगर HNO2 देगा फिर भी BDC बनाएंगे, अगर थर्ड में डायाजोटाइजेशन भी देगा फिर भी BDC बनाएंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे CO2H2 अगर दे देंगे, यहाँ पे हमें I चाहिए, CO2I2 देंगे तो बन जाएगा कि आयोडोबेंजीन, ये KI देने से भी तुम्हारा बनता है आयोडोबेंजीन, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइप का रिएक्शन आपका हो जाएगा। आज सबका ये हुआ है तो CO2I2, ओके, Yes, sir. तो नेक्स्ट आपके पास है पेरोक्साइड, तो पेरोक्साइड अगर दिया है तो ये पहले हम चेक करेंगे यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, तो ये जो आपका जो ग्रीन डॉट दिख रहा है, ग्रीन डॉट में कितना हाइड्रोजन है, तो ये देखो, ये एक बॉन्ड, इस साइड ये एक बॉन्ड, ये दो बॉन्ड, ये तीन बॉन्ड, ये चार बॉन्ड, दैट मींस इस कार्बन में चार बॉन्ड हो गया है, तो दैट मींस 0 हाइड्रोजन।
अगर मैं बात करूंगा ये कार्बन में, ये जो कार्बन में, तो जो ब्लू टाइप का दिख रहा है आपको स्काई ब्लू, तो यहाँ पे ये एक बॉन्ड, ये दो बॉन्ड, ये तीन बॉन्ड, दैट मींस यहाँ पे का हाइड्रोजन होगा। तो पेरोक्साइड दिया है मतलब एंटी मार्कोनिक फ्लूइड। और जो भी रिएक्शन लिखेंगे थोड़े नीचे लिखेंगे, यहाँ पे फ्रीडलिक और अल्काइलेशन रिएक्शन लिखेंगे, यहाँ पे सैंडबर्ग रिएक्शन लिखेंगे, यहाँ पे एंटी मार्कोनिक फ्लूइड लिखेंगे। आपके लिए वो अच्छा है क्योंकि आप अभी तो सैंडबर्ग बोल दे रहे हो, लेकिन 2 महीना छोड़ दो पढ़ाई, आप सैंडबर्ग भी याद नहीं रहेगा आपको, ठीक है ना, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। इसलिए जब भी रिएक्शन लिख रहे हो उसके नीचे एक बार लिखो कि एंटी मार्कोनिक फ्लूइड, सैंडबर्ग रिएक्शन, फ्रीडलिक और अल्काइलेशन रिएक्शन, आपके लिए अच्छा होगा वो, ठीक है ना। तो पेरोक्साइड मतलब नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम गेट अटैच्ड टू द कार्बन एटम हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे आज लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है। तो आपका क्या बन जाएगा, ये बेंजीन, इधर CH3, इधर H, इधर ऑलरेडी एक H था ना, इधर कुछ भी H नहीं था, तो इधर H आगे लग जाएगा, ठीक है ना। इधर आगे लग जाएगा क्या, इधर Br, और इधर लग जाएगा क्या H। तो इस टाइप का प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट इज योर H2। H2 के साथ कौन सा रिएक्शन होगा, कौन बताएगा, अरे कौन सा रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कौन है मुझे बताओ, तुम्हारे पास कोई है ही नहीं, तुम सब्स्टिट्यूट किससे करोगे, ऐड होगा ना, सिंपल मार्कोनिकॉफ रूल, सिंपल मार्कोनिकॉफ रूल। यहाँ पे तुम्हारे पास अगर Cl होता, Br होता, तब करते न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, सिंपल H प्लस OH माइनस। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द एटम गेट अटैच्ड टू द कार्बन एटम हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये इधर जाएगा और H प्लस इधर आएगा, तुम्हारा बन जाएगा क्या, CH3 CH2, इधर CH, इधर आ जाएगा OH, इधर CH3। तो ये आपका बनेगा प्रोडक्ट। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा, अगर ClBr होता तो फिर करते इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे एडिशन है ना, डबल बॉन्ड है ना, तो सिंपल मार्कोनिकॉफ रूल। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है, लिविंग ग्रुप है, फिर K प्लस Cl माइनस में क्या करोगे, Cl को बाहर निकाल दोगे, Cn को ऐड कर दोगे, ठीक है ना। तो आपका क्या बन जाएगा, CH3 CH2 Cn, ये बन जाएगा। NC कब होता है, NC कब होता है, जब Hg लगता है, HgCN में NC होता है, ठीक है, HgCN में NC होता है। अगर खाली KCN होता है तो Cn लगाओगे, ठीक है ना। Hg अगर लगाने से तुम उल्टा करने से, उल्टा करते जो सॉफ्ट HSAB प्रिंसिपल जो मैं बोला था, ठीक है ना। अगर HgCN होता, अगर यहाँ पे आपके पास है CH3 CH2 Cl, यहाँ पर अगर HgCN दिया जाएगा तो आप क्या, और इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, CH3 CH2 NC आइसोसियानाइड बनाओगे। लेकिन यहाँ पर अगर KCN दिया है, NaCN KCN, तो सिंपल CN को ही लगाओ, K प्लस CN माइनस, तो ये Cl जाएगा, ये CN अंदर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CN, सियानाइड बनेगा। यहाँ पे आपको दिया है वाटर एक्सेस, वाटर एक्सेस, तो देने से क्या होता है, ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ, फिर आगे कर लेंगे कैसे होता है। अगर वाटर एक्सेस दिया जा रहा है कहीं पे भी कन्वर्सन के लिए, बहुत अच्छा मतलब है ये कन्वर्सन, ये पॉइंट। अगर Cn में H2 एक्सेस दिया होता है तो Cn को हटा के डायरेक्ट COH लगा दो, तो क्या तुम्हारा हो जाएगा, CH3 CH2 COOH, डायरेक्ट तुम्हारा Cn को क्या हो जाएगा, COH हो जाएगा। तो रिएक्शन कैसे होता है, मैकेनिज्म कैसे होता है, देखो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, इस टाइप का आपका होगा, आपका होगा इस टाइप का। आप क्या कर रहे हो, इधर H प्लस OH माइनस ऐड कर रहे हो, H प्लस OH माइनस ऐड कर रहे हो। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, अरे कार्बन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसका है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। तो ये बॉन्ड ऑब्वियसली किसको इधर जाएगा, इधर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, इधर पार्शियल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो OH माइनस इधर आ जाएगा, H प्लस इधर आ जाएगा, तो क्या बनेगा, देखो CH3 CH2 C, इधर आ जाएगा क्या, OH, इधर डबल बॉन्ड, इधर NH, ये हो गया। फिर भी डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे और एक बार H2 ऐड कर रहा हूँ, और एक बार H2 ऐड कर रहा हूँ, तो H2 ऐड करने से क्या होगा, H प्लस OH माइनस, तो H प्लस OH माइनस ऐड करने पर फिर तुम्हारा ये बॉन्ड कहाँ पे जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर, ये इसको मिलेगा नेगेटिव, इसको मिलेगा क्या, पॉजिटिव, फिर OH माइनस इधर जाएगा, H प्लस इधर जाएगा, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 C, इधर एक OH था, इधर और एक OH आ गया,
इधर सिंगल बॉन्ड हो गया, इधर नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन था और एक हाइड्रोजन आ गया। अरे समझ में आया नहीं आया? अरे समझ में आया Yes, तो sir. कभी भी याद रखो, कभी भी एक कार्बन में दो OH ग्रुप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर रिपल्सन होता है। लोन पेयर रिपल्सन की वजह से यहाँ से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, रिलीज हो जाएगा और यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो अगर डबल बॉन्ड आ जाएगा तो क्या बनेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो, इधर NH2, इसको क्या बोलते हैं, अमाइड बोलते हैं, अमाइड। ठीक है ना, ये ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और पिछले बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी है, प्री बोर्ड में भी क्वेश्चन आया था। अगर CN में तुम्हें वाटर एक्सेस दिया जा रहा है तो रिएक्शन डायरेक्ट याद रख लो, CN से डायरेक्ट क्या हो जाएगा, COH बन जाएगा। वरना हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं तो, और स्टेप बाय स्टेप तुम खुद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो इसलिए नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, H+ आ जाएगा नाइट्रोजन के पास, OH- आ जाएगा कार्बन के पास। तो धीरे धीरे फिर और एक बार डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा। तो इस टाइप का करते करते तुम्हारा दो OH ग्रुप नहीं लग सकता, इसलिए तुम वाटर बना के निकाल दिए और अमाइड बने। तो यहाँ तक जो स्टेप है, यहाँ तक जो स्टेप है, इसको बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस। क्योंकि तुम आधा किए हो, अभी तक एक्सेस नहीं किए हो। एक्सेस करने पर तुम्हारा COH बनेगा, समझ में आ रहा ना, एक्सेस बनने पर करने पर तुम्हें COH बनेगा। इसको बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे तुम पार्शियल हाइड्रोलिसिस किए हो। तो अमाइड को फिर एक्सेस मतलब क्या है, फिर इसको हाइड्रोलिसिस, फिर इसको वाटर ऐड करोगे। तो इसको अगर फिर वाटर ऐड करोगे तो अमाइड में यहाँ पे ले जा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड NH2, फिर और एक बार वाटर ऐड करेंगे, एक्सेस ना, क्योंकि एक्सेस मतलब अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस क्वेश्चन में, क्योंकि बच्चे तुम्हारे बुक में है CN के साथ अगर तुम वाटर ऐड करोगे तो COH बनेगा, अगर कुछ दिया नहीं है फिर भी तुम COH बनाओ। लेकिन क्वेश्चन में स्पेशली अगर मेंशन है कि पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो अमाइड से बंद कर दो, स्टॉप कर दो, अमाइड से आगे मत बढ़ो। ठीक है ना, अगर एक्सेस दिया है तो हम आगे बढ़ेंगे। तो इधर वैसे बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में व्हिच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन, तो बॉन्ड फिर जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा, H+ OH-, तो OH- आके इधर लग जाएगा, H+ आके इधर लग जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा। तो क्या बनेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस NH3। देखो बन रहा है ना, नहीं बन रहा है, एक्स्ट्रा कार्बन वाला एक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर आपके पास CN है, उसको पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो आपका क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड NH2, दैट मींस ये अमाइड बनेगा। इसको अगर तुम एक्सेस हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, एक्सेस वाटर दे रहे हो, तो ये क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अरे हो पाएगा ना, नहीं हो पाएगा? सर वो जो Yes. के केस में सेम होता है और एक बार बोलो। सर, वो मतलब एनसी लगेगा जो लास्ट में, तो उसके केस में भी ये सेम रिएक्शन। नहीं नहीं नहीं, एनसी में रिएक्शन, एनसी में हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, एनसी में रिएक्शन नहीं देगा आपको, ठीक है ना, CN में ही देगा, एनसी में नहीं देगा। एनसी में रिएक्शन बुक में नहीं है और एनसी में भी रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है, CN में ही होता है। और CN में अगर आपको पार्शियल हाइड्रोलिसिस दिएगा तो अमाइड बना के स्टॉप कर देंगे, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया था इसलिए मैं बोल दिया। वरना अगर एक्सेस दिया होगा या खाली भी वाटर दिया होगा तो आप डायरेक्ट COH बना के छोड़ दो, क्योंकि अमाइड फिर आप देख रहे हो, अमाइड आपका बन गया, अमाइड से फिर और एक बार अगर हाइड्रोलिसिस आप कर रहे हो तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो अगर एक्सेस मतलब पानी ऐड करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, पार्शियल मतलब थोड़ा सा करने के बाद बंद कर देंगे, यहाँ पे स्टॉप कर दिए, तो यहाँ पे आपका अमाइड बन गया। तो CN आपका अमाइड भी बन सकता है और हाइड्रोलिसिस करने पर, एक्सेस करने पर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन सकता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना। तो इस टाइप का कुछ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसलिए ध्यान देना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो आपका आंसर होगा क्या, ये तुम्हारा दो कार्बन है तो और एक COH आ जाएगा, दैट मींस प्रोपानोइक एसिड, बी क्या होगा, प्रोपानोइक एसिड। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अरे हो पाएगा ना, नहीं हो पाएगा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो फिर अभी आपके लिए काम है कि आप एक काम करोगे, अभी क्लास खत्म हो जाएगा, क्लास खत्म होने के बाद आप थोड़ा सा आप फ्यूल सेल उसका एडवांटेज और आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ, कापायम वर्सेस रूट ओवर ऑफ सी, आपके पास ये होमवर्क है आपका, आपका फ्यूल सेल एडवांटेजेस, और आपके पास है क्या, ग्राफ, किसका,
kappa m वर्सेस रूट ओवर ऑफ सी, रूट ओवर ऑफ सी ये वीक के लिए एंड स्ट्रॉन्ग के लिए, और विथ रीजन क्यों ये हो रहा है, ठीक है ना। ये आप करके मुझे थोड़ा सा भेज दोगे, ठीक है ना, और अभी भेज दो। और कोई दिख के नहीं लिखेगा, एक बार पढ़ेंगे फिर लिखेंगे। अगर पढ़ते टाइम समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे एक बार मैसेज कर देना कि ये नहीं हो रहा है या ग्राफ वगैरह समझ में नहीं आ रहा है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। और जब भी खाली हो रहा है मुझे थोड़ा सा मैसेज कर दो कि कब खाली है आपका, क्लास वगैरह कर दें, क्योंकि क्वेश्चन आंसर डिस्कशन इज मोर इम्पोर्टेंट। और क्वेश्चन आंसर ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो मार्क आपका आने से कोई रोक नहीं सकता। और जितना अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ो, पूरा नोट को रट लो, फिर भी नहीं होगा, क्योंकि वेराइटी टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, और इसको मुझे थोड़ा सा अभी भेज दो। ओके। Yes, sir.